भीख में मिली आजादी वाले राष्ट्र ऐसा ही करते हैं। स्वाभिमानी राष्ट्र तब तक टेंट गाड़कर संसद की कार्रवाई खुले मैदान में करता जब तक हम अपने श्रमिकों द्वारा, अपने आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया हुआ भवन नहीं बना लेते। स्वाभिमानी राष्ट्र सबसे पहले गुलामी के हर प्रतीक को तोड़ते हैं। भीख शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के बापू और चाचा अपना सारा राष्ट्रवाद और स्वाभिमान अंग्रेजों के अंडकोशों का वजन नापने में खपा रहे थे। ऐसे राष्ट्रपिता घोड़े की पीठ पर 4 चवन्नी रखकर कविता पाठ के लिए बने। जब इतने वकील थे संविधान सभा में जो संविधान छाप रहे थे, तो अपने समाज के हिसाब से दंड विधान क्यों नहीं बनाया? आप अपने समाज को चलाने की सारी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद भी वही रखे हुए हैं जो एक मालिक ने गुलामों को साधने के लिए लिखा था। इतिहास किसी खानदान की रखेल नहीं है। भले ही रखेले रखने और रखेल बनने का उनका इतिहास पुराना हो, इतिहास अधूरा, एक पक्षीय होकर पूर्ण होने का ढोंग कर सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष भी कालचक्र के साथ दबी मिट्टी से बाहर प्रस्फुटित होता है। इसलिए जब कंगना कहती है कि आज़ादी हमें भीख में मिली, तो जान लो, बूझ लो, समझ लो कि हाँ, आज़ादी भीख में ही मिली। अरे झटकी है, साइको है, कंट्रोवर्सी में रहती है तो दुकान चलता है इसका, बिना कुछ बोले तो इसका खाना नहीं पचता, बिकनी में फोटो लगाती है, ये क्या बात करेगी हिंदुओं की? फर्जी है। मैंने तो पहले ही कहा था, इस अनपढ़ को ज़्यादा हवा मत दो। ये कुछ बातें हैं जो सोशल मीडिया के तत्वज्ञानी आए दिन कंगना रनौत के बारे में बोलते रहते हैं। ऐसा बोलना अत्यंत ही सहज है क्योंकि चमड़े के मुंह से हवा ही तो निकालनी होती है, जो कि अभी तक तो सर्वत्र निःशुल्क उपलब्ध है। टाइप करने में भी अंगूठा ही चलाना है। अपने बाप के पैसों से 36 की उम्र में BA, MA, MPhil, PhD, नेट और न जाने क्या क्या करते खलिहर युवा कंगना के ब्रा के स्ट्रैप और बिकनी के आकार में भारतीय संस्कार परंपरा को खपाते पाए जाते हैं। कंगना के एक साक्षात्कार पर विवाद हुआ है। कुछ लोगों को बुलाया इसलिए जाता है कि उनसे विचित्र प्रश्न पूछे जाएं, उत्तर के टुकड़े निकाले जाएं और फिर वह बात सिद्ध की जा सके जो हमने पहले से ही तय कर रखी है। आज़ादी कब मिली, कंगना का कथन उचित था या नहीं, इस सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु एक सफल स्त्री को चरित्रहीन से लेकर मूर्खा तक बताने में हमारा समाज कभी पीछे नहीं हटता। एक स्वावलंबी स्त्री का सिगरेट पीना एक विकार है, संस्कारों की मलिनता है, परंतु एक औसत पुरुष के लिए चेन स्मोकर होना ग्लैमर है। एक उत्थानोन्मुख नारी का बिकनी पहनकर समुद्र किनारे बैठना चारित्रिक पतन का द्योतक है, परंतु अपनी पुत्री के वय की लड़की के साथ अश्लील संवादों के साथ फिल्म बनाना या किसी पार्टी में नाचना सफलता का जश्न है। वस्तुतः कंगना ने जो पिछले सप्ताह कहा, जो पिछले महीने कहा या जो पिछले साल या दशक में कहा, वह कभी भी केंद्र बिंदु है ही नहीं। कंगना के शब्दों से, उसके अर्थों से, उसके संदर्भ से एक पूरे वामपंथी गिरोह को और संस्कार राष्ट्रवाद के कुछ ठेकेदारों को अलग अलग कारणों से समस्या होने लगती है। वामपंथियों का तो पता है कि वो गाजर और नारंगी खाना तो दूर, अब देखना भी नहीं चाहते क्योंकि रंग भगवा है। तो कंगना जैसे लोग उन्हें कैसे सुहाएंगे जो उनके प्रभुत्व वाले क्षेत्र में बैठकर अपनी करोड़ों की क्षति झेलकर एक वैसे ही उद्योग में आगे बढ़ रही है जहां हत्यारे भाइयों के एक फोन कॉल पर किसी को फिल्म नहीं मिलती, किसी का गाना भाई खुद ऑटो ट्यून करके गा देते हैं, किसी का पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं। ठेकेदारों की समस्या वहीं यह है कि स्वयं उनके इनबॉक्स में हे बेबी हाय जवाब तो दो, अरे बहुत घमंडी है, तेरे जैसे बहुत देखे, साली भाव मत खा। इससे होते हुए बिना उसके जवाब की 12 मिनट के अंदर उसे वेश्या कहकर अपनी निराशा कहीं बहा लेते हैं। लेकिन पब्लिक में उन्हें सब चकाचक चाहिए। ये लोग स्वयं किसी को अपना नायक या नायिका मानते हैं, तत्पश्चात यह आशा रखते हैं कि कंगना कपड़े पहनने से पहले उन्हें एक फोन कर ले कि ये वाला आपके हिसाब से उचित रहेगा कि नहीं, फिर ही कोई तस्वीर जो है इंस्टाग्राम पे डाले। इन ठेकेदारों को साल भर हिंदुओं को दुत्कारने वाले अभिनेता या अभिनेत्रियां गणपति उत्सव के समय अगरबत्ती जलाने के फोटो और तिलक लगाकर दीप प्रज्वलित करते तस्वीर लगाकर स्खलित कर देते हैं। देखो वो दिया जला रहा है, घंटी बजा रहा है बच्चों के साथ। कंगना को नीचे खींचना इसलिए आवश्यक है इनके लिए क्योंकि उसके पास पैसा है, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, पद्मश्री है, अपनी प्रोडक्शन कंपनी है और वामपंथियों के वर्चस्व के घिरे धंधे में वो किसी को 2 पैसा भाव नहीं देती और खुलकर कहती है कि जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कंगना निशाने पर इसलिए है क्योंकि कंगना अपनी आत्मा कांग्रेस को गिरवी रखकर अपने उत्थान का रास्ता नहीं तय कर रही, वो उनकी जी हुजूरी नहीं कर रही, वो अपने घर और कार्यालय के गैर कानूनी तोड़फोड़ के बाद भी टूटी नहीं बल्कि और प्रखर होकर ललकार रही है। कंगना निशाने पर इसलिए है क्योंकि कंगना खुलकर मोदी जी का समर्थन करती है, जो कि आज के समय में एक पूरे गिरोह के लिए स्वतः एक नकारात्मक बिंदु बन जाता है। कंगना को निशाने पर लेना मोदी को निशाने पर लेने जैसा है क्योंकि इनकी औकात भौंकने भर की है,
और कुछ कर तो सकते नहीं। कंगना ने लगभग 35 मिनट के साक्षात्कार में 6 मिनट एक ऐसे विषय पर बोला जो समसामयिक हो चला है और लोक व्यवहार में चर्चा में लगातार आ रहा है। बात सावरकर की हो रही थी और एंकर नाविका कुमार ने उनसे एक प्रश्न किया। उत्तर सावरकर के विराट व्यक्तित्व से होता हुआ अंग्रेजों की नृशंसता, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई से होते हुए भीख में मिली आज़ादी तक पहुंची और इसका उपसंहार इस बात से हुआ कि सही अर्थ में स्वतंत्रता तो 2014 के बाद मिली है। इसमें से 1 मिनट का हिस्सा काटा गया और बताया गया कि कंगना ने तो कह दिया कि आज़ादी भीख में मिली है, ये तो देशद्रोही है, इसको जेल में डालो। ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा और फिर अपना कान न देखकर कौवे के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति वाले लोग पगला गए। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हां, हमें स्वतंत्रता भीख में ही मिली। किसी तारीख को अंग्रेजों का चला जाना यह नहीं साबित करता कि हमने स्वतंत्रता उन्हें भगा कर ले ली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस समेत कई नेताओं द्वारा वैश्विक पटल पर अंग्रेजी शासन पर दबाव बनाकर उनसे एक एक कर राष्ट्रों को खाली करवाया गया। भीख शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के बापू और चाचा अपना सारा राष्ट्रवाद और स्वाभिमान अंग्रेजों के अंडकोशों का वजन नापने में खपा रहे थे। ये लोग अपनी लॉबिंग में थे कि मैं कैसे प्रधानमंत्री बन जाऊं और मैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता कि अपने ही देश को बांटने के लिए अनशन पर बैठकर उसे अनंत काल तक के लिए एक सतत युद्ध की स्थिति में झोंक दूं। ऐसे राष्ट्रपिता घोड़े की पीठ पर 4 चवन्नी रखकर कविता पाठ के लिए बने हैं। ये हमें आजादी दिलवा रहे थे, बिना खड़ग बिना ढाल। हरि सिंह नलवे और भगत सिंह के साथ गीतों में रंग अमन कबीर जवाहर से लिखवाकर जो प्रपंच फैलाया गया है, उन सब की पंडिताई उनके जन्म दिवस पर लोगों द्वारा ठरकी दिवस मनाने पर सामने आ जाता है। विद्रोह किया किसी ने, बलिदान दिया किसी ने, लंदन जाकर अंग्रेजों को मारा किसी ने, प्रधानमंत्री चुना कोई और गया, लेकिन बना नेहरू। अपने स्वार्थ के लिए नेहरू जैसे लोगों ने समझौता किया था और भीख ही मांगी थी। मोदी के आने से पहले तक तो 5:30 बजे शाम में बजट आता था हमारा, और आज भी उनसे जलियांवाला बाग हो, बंगाल का अकाल हो या सैकड़ों छोटे बड़े नरसंहार, एक औपचारिक माफी तक नहीं मंगवा पाए हम। जाकर पढ़िए अप्रैल 1948 में लिखी हुई नेहरू की चिट्ठी, जहां 9 लाइन में 3 बार हर मैजेस्टी ऐसे लिखा है जैसे कि ना लिखे तो उसकी प्रधानमंत्री की कुर्सी विक्टोरिया छीन लेगी। माउंटबेटन के नाम के आगे 6 सम्मान ऐसे लगाए गए डॉट 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 के साथ कि ना लगाए तो एडविना रूठ जाएगी। क्या यह भाषा होती है एक स्वाभिमानी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की जिसने स्वतंत्रता जीत कर ली हो? जी नहीं, यह भाषा भीख में मिली स्वतंत्रता और भीख में मिली कुर्सी पर बैठे भिखारी और पराभूत आत्मसम्मान के साथ जीने वाले रीढ़हीन जीव की होती है जो किसी दूसरे की गुलामी कर रहा हो। लड़कर ली गई स्वतंत्रता वाला राष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया हो, इंडिया गेट हो, संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, जॉर्ज पंचम की मूर्ति हो या विक्टोरिया मेमोरियल, हर उस औपनिवेशिक नासूर को पहले ही दिन ध्वस्त करता है जो उसे उसकी गुलामी की याद दिलाता है। हमने क्या किया? हमने उन्हीं भवनों को, उन्हीं स्मारकों को उसी तरह से सम्मान देना शुरू किया जैसे कि हमारे पास स्थापत्य कला नहीं थी, हमारे पास लोग नहीं थे, पैसे नहीं थे, सोच नहीं थी, दृष्टि नहीं थी कि हम अपना राष्ट्र स्वयं बना सकें। अरे रीढ़ होती नेहरू जैसी लोगों में तो पहले ही दिन से औपनिवेशिक प्रतीकों को ध्वस्त करते, आग लगा देते विक्टोरिया मेमोरियल में, जिसके प्रधानमंत्री चर्चिल के शव पर लाखों बंगालियों की सुनियोजित हत्या की गई थी। लोगों में नेताओं ने स्वाभिमान की अगर लहर डाली होती तो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर हर वो भवन हाथों से लोग नोच कर गिरा देते जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, काटा, गुलामों की तरह रखा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि ऐसी विलक्षणहीन भावना और किस भूभाग पर है कि गुलाम भी रहे, यह भी क्लेम किया कि हमने आजादी पाली, और फिर अपने गोरे मालिकों के बनाए घर में बैठकर शाम के 5:30 बजे बजट पेश कर रहे हैं। भीख में मिली आजादी वाले राष्ट्र ऐसा ही करते हैं। स्वाभिमानी राष्ट्र तब तक टेंट गाड़कर संसद की कार्रवाई खुले मैदान में करता जब तक हम अपने श्रमिकों द्वारा, अपने आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया हुआ भवन नहीं बना लेते। स्वाभिमानी राष्ट्र सबसे पहले गुलामी के हर प्रतीक को तोड़ते हैं। यहां तो सबको कोट पैंट पहनकर अंग्रेज बनकर वैसे ही दिखने की ललक थी। इसलिए जब कंगना कहती है कि आजादी हमें भीख में मिली, तो जान लो, बूझ लो, समझ लो कि हां, आजादी भीख में ही मिली। यह बात अवश्य है कि भीख में मिली आजादी कहने से उन बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं हो जाता जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर किए थे, परंतु हां, उनकी आत्मा अवश्य ही कलपती होगी जब नेहरू जैसे लोग हर मैजेस्टी लिखकर डोमिनियन ऑफ इंडिया कहकर लंदन से अपने देश को चलाने की अनुमति मांगते थे। उन्हें 47 की जगह 57 की स्वतंत्रता स्वीकारी होती, हमारे 10,000 और क्रांतिकारी बलिदान होते, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र डोमिनियन ऑफ इंडिया नहीं होता, वो सिर्फ इंडिया होता और हमारे प्रधानमंत्री विक्टोरिया से देश चलाने की परमिशन नहीं मांग रहे होते।
किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम? पता कीजिए कि हमारे आदिवासी जनजातियों को क्या 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता मिल गई थी? उन्हें आपराधिक जनजाति कानून से इसी राष्ट्र ने 1952 में हटाया तो अवश्य, लेकिन 500 ऐसी जनजातियों को दोबारा हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के तहत जन्मजात अपराधी की जगह आदतन अपराधी बना दिया गया। यह नेहरू की कैबिनेट ने किया। नेहरू जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ने अपने ही राष्ट्र के 500 आदिवासी जनजातियों को अंग्रेजों द्वारा जन्म से ही अपराधी मानने को 5 साल तक ढोया और बाद में उन सबको आदतन अपराधी बता दिया। यह भीख में मिली आजादी ही नहीं, भीख में मिला कानून था। ऐसे सैकड़ों कानून तो नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में निरस्त किए हैं। हमारा भारतीय दंड विधान, आपराधिक विधान सब तो भीख में ही मिला है। जब इतने वकील थे संविधान सभा में जो संविधान छाप रहे थे, तो अपने समाज के हिसाब से दंड विधान क्यों नहीं बनाया? आप अपने समाज को चलाने की सारी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद भी वही रखे हुए हैं जो एक मालिक ने गुलामों को साधने के लिए लिखा था। आप इस आधारभूत अंतर को समझिए कि मैं अगर अपने खेत में काम करने वाले नौकरों के लिए कानून लिखूंगा, नियम बनाऊंगा, तो कैसा बनाऊंगा? और क्या वही नौकर जब खेत का स्वामी हो जाएगा, जो स्वयं को या अपने परिजनों को चलाने के लिए, क्या वो उसी कानून का अनुसरण करेगा? यह कैसी विलक्षण मूर्खता है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था ना नेहरू, उस चमचे के समझ में यह नहीं आया कि अपने समाज को अपने दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि अंग्रेजों के। यह भीख नहीं है और यह भिखमंगों वाला एटीट्यूड नहीं तो क्या है? दुर्भाग्य यह है कि आंशिक रूप से तो हम आज भी ढो ही रहे उसे। हमने कभी भी पूरी स्लेट को साफ किया ही नहीं। हम बस अंग्रेजों के टाइपों को सुधारते रहे और गुनगुनाते रहे कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कंगना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के शासन शैली का एक विस्तार मात्र थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश। इसमें गलत क्या है? नेहरू ने और कांग्रेस जैसी अधम पार्टी ने अंग्रेजों के ही एजेंडे को तो आगे बढ़ाया। आज तक विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में अंग्रेजों का महिमा मंडन स्पष्ट रूप से और विस्तार से वर्णित है ही। हमें अंग्रेजी बोलने पर गौरव का अनुभव करने कहा जाता है। उनकी वेशभूषा पहनना आधुनिकता है और इस पार्टी ने सतत प्रयास किए हैं कि हमारे राष्ट्र की भाषाओं और संस्कृतियों को नष्ट कर दिया जाए। कंगना तो सही कहती है कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन की एक शाखा मात्र है। नहीं होती और रत्ती भर भी आत्मगौरव होता तो हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी औपनिवेशिक ही नहीं, मुगलिया गुलामी को ग्लैमराइज करने वाली नहीं होती। सत्य यह है कि कंगना के ही शब्दों में, हम स्वतंत्र तब हुए जब हमें भारतीय होने पर गौरव का अनुभव होना शुरू हुआ, जब हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान होना आरंभ हुआ, जब हमें लगा कि हिंदी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज, मैथिली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मणिपुरी बोलना भी गौरवपूर्ण बात है। हमें अंग्रेजी का एक्सेंट या भाषाई ज्ञान न होने पर होने वाली शर्मिंदगी से छुटकारा तो अब मिला है। चाहे कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे, सामूहिक रूप से राष्ट्रीयता और धार्मिकता का जो बोध नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है, उसका कोई समानांतर नहीं है। मानसिक दासत्व से मुक्ति तभी मिलती है जब हम अपनी प्रथाओं पर, अपनी भाषा संस्कृति पर, अपने परिधान पर, अपने भोजन पर गर्व करते हैं। वैश्विक संदर्भ में अंग्रेजी बोलना एक आवश्यकता है, एक भाषाई कौशल है, परंतु वही हमारे व्यक्तित्व का आधार नहीं बनना चाहिए। वह हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो सकता है, पूरा व्यक्तित्व नहीं। इतिहास विजेता अवश्य लिखते हैं, लेकिन जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं और हमें हारे हुए लोगों के अक्षर जब मिलने शुरू होते हैं, तो आने वाली पीढ़ी उस सत्य को भी अनावृत करती है। क्योंकि लिखना सिर्फ गोली चलवाने वाले जनरल को ही नहीं आता, लिखना उन्हें भी आता है जो जलियांवाला बाग से लाशें ढोकर ला रहे थे। इतिहास किसी खानदान की रखेल नहीं है, भले ही रखेले रखने और रखेल बनने का उनका इतिहास पुराना हो। इतिहास अधूरा, एक पक्षीय होकर पूर्ण होने का ढोंग कर सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष भी कालचक्र के साथ दबी मिट्टी से बाहर प्रस्फुटित होता है। तुम चाहे लाख गांधी का चश्मा छाप दो, भजनों को पैरोडी बनाकर, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बनाकर एक अधम श्रेणी के स्वार्थी, जिद्दी और हिंदू द्रोही को राष्ट्र का बाप मान लो, लेकिन उसके जन्मदिन पर नाथूराम गोडसे का ट्रेंड होना बताता है कि समाज को सच्चाई का पता चल चुका है। 70 साल का अर्थ यह नहीं है कि हम इतिहास की त्रुटियों और प्रपंचों के सत्यान्वेषण में न उतरें। बाहर झांको तो तुम पाओगे कि दास्ता के प्रतीकों को अमेरिका में आज भी नोचा जा रहा है। कंगना तो उस मंच पर है जहां वो बोल सकती है, लोग सुन सकते हैं, इसलिए उसका भी होना आवश्यक है। जो गैर वामपंथी लोग कंगना को लताड़ रहे हैं, उन्हें स्वयं पर नियंत्रण तो रखना ही चाहिए, साथ ही आधे मिनट की क्लिप पर विश्वास करने की जगह पूरा साक्षात्कार सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारत को उसका आत्मसम्मान दिया है। चूंकि आज के परिप्रेक्ष्य में इंडिया गेट को ढाना दुष्कर है, तो उन्होंने बलिदानियों के लिए बगल में ही राष्ट्रीय स्मारक बनवाया। चूंकि आज हम संसद को यह कहकर नहीं ढा सकते
कि यह अंग्रेजों की निशानी है, क्योंकि ऐसा करना पूर्व सरकारों का उपहास हो जाएगा कि तब से क्या पैसे नहीं थे कि नया बनवाते। इसलिए नया सेंट्रल विस्ता बन रहा है। मैं मोदी जी की तरह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं अराजक प्रवृत्ति का हूं। मैं इन तमाम इमारतों को सार्वजनिक मूत्रालय और शौचालय बना देना चाहता हूं जो अंग्रेजों ने बनवाई है। विक्टोरिया मेमोरियल में सुलभ इंटरनेशनल वालों को मूत्रालय बनाने का ठेका दे देना चाहिए। मुगलों की जितनी इमारतें हैं सबका रखरखाव बंद होना चाहिए, या वहां सुअरों के बाड़े बनाए जाने चाहिए, या उन्हें ध्वस्त करके वहां मंदिर आदि गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बनाना चाहिए। यह एक संदेश होगा वैसे राष्ट्र को जिसने अपना कलुषित इतिहास छुपाया और माफी तक नहीं मांग रहे। राष्ट्र और स्वाभिमान को लेकर मेरा पक्ष स्पष्ट है कि मैं भूखा और नंगा रहकर सड़क पर सो लूंगा, लेकिन उस व्यक्ति के जिसने मेरी मां बहन का बलात्कार किया, पिता की हत्या कर दी, उसके बनाए घर में इसलिए नहीं रहने लगूंगा कि वो कल से किसी और जगह पे जा रहा है। मुझे मैक्स मुलर भवन, चेम्सफोर्ड रोड, संसद भवन, लाल किला, विक्टोरिया मेमोरियल चुभते हैं आंखों में, धिक्कारते हैं मेरी आत्मा को, क्योंकि मैंने देखा है स्वतंत्र होते राष्ट्रों को उन मूर्तियों को गिराते हुए, उन भवनों को नष्ट करते हुए जो उन आतंकियों ने बनाए थे जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाए रखा था। कंगना का कहना शब्दशः सत्य है कि हमें आज़ादी भीख में मिली थी। मेरा उसे पूर्ण समर्थन है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए, लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार।